हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, मैं डॉक्टर सोनिया कुशवाहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग राजनीतिक सिद्धांत से 50 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम 50 प्रश्नों की चर्चा इससे पिछले वीडियो में कर चुके हैं, पार्ट 1, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसे भी ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट है, क्योंकि 50 क्वेश्चंस की चर्चा हम लोग इस वीडियो के पार्ट 1 में कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो ये है राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था। नेक्स्ट नंबर 52 है, नाम मात्र व वास्तविक प्रधान अलग अलग नहीं होते हैं। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में नाम मात्र और वास्तविक प्रधान जो हैं वो अलग अलग नहीं होते हैं, बल्कि एक ही होते हैं, जैसे कि अमेरिका में राष्ट्रपति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शासन के अंग। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शासन के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और तीनों ही एक दूसरे से पृथक होते हैं। ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, संसदात्मक शासन प्रणाली के उदाहरण देश। तो ये है भारत और ब्रिटेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के उदाहरण देश। तो इसका आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट, अध्यक्षात्मक व संसदात्मक शासन प्रणाली में अधिक प्रजातांत्रिक कौन सी प्रणाली है? तो इसका उत्तर है संसदात्मक शासन प्रणाली। नेक्स्ट 57, सामूहिक उत्तरदायित्व किस शासन व्यवस्था में होता है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व संसदात्मक शासन प्रणाली की एक विशेषता है। नेक्स्ट है 58, प्रजातंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें अंतिम शक्ति निवास करती है। तो इसमें अंतिम शक्ति जनता में निवास करती है। नेक्स्ट है, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। नेक्स्ट है 60, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य उत्तरदायी या जिम्मेवार होते हैं। तो ये होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट नंबर 61, संघात्मक सरकार में केंद्र व राज्य सरकारें शक्ति का विभाजन होता है। तो इसमें शक्ति का विभाजन जो है वो संविधान द्वारा ही होता है। नेक्स्ट नंबर 62, एक केंद्रीय शक्ति द्वारा सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग करना ही एकात्मक शासन है। यह कथन किसका है? यह कथन है डायसी महोदय का। आगे बढ़ते हैं। नंबर 63, किस शासन में शक्तियों का विभाजन नहीं होता? तो एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता। नेक्स्ट है नंबर 64, क्या एकात्मक शासन व्यवस्था विशाल राज्यों हेतु उपयुक्त होती है? तो नहीं, एकात्मक शासन व्यवस्था विशाल राज्यों हेतु उपयुक्त नहीं होती, बल्कि वहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था अधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है नंबर 65, संघात्मक शासन व्यवस्था में प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग दोहरा होता है। जी हाँ, बिल्कुल, संघात्मक शासन जो व्यवस्था होती है उसमें प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग होता है, यानी कि लेवल 1 पे केंद्र सरकार होती है और लेवल 2 यानी कि एक और होता है जिसमें कि राज्य सरकारें होती हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस टीजीटी, पीजीटी और यूपीएससी जैसी अनेक परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आप इनको चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं, इनके पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं और इन्हें अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 66, दोहरी नागरिकता किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो यह संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। आगे है, संघात्मक शासन का उदाहरण है। तो संघात्मक शासन का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है अमेरिका। नेक्स्ट है नंबर 68, लोकमत मनुष्यों के उन विभिन्न दृष्टिकोणों का योग मात्र है जो वे राजनीतिक हित से संबद्ध विषयों में रखते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है ब्राइस महोदय का। नेक्स्ट है नंबर 69, भारत में स्वस्थ लोकमत निर्माण की प्रमुख बाधा क्या है? तो वह है निर्धनता व भीषण
आर्थिक विषमताएं। नेक्स्ट है नंबर 70, प्रजातंत्रात्मक शासन के व्यवस्था में कितने रूप हैं? तो प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था के 2 रूप हैं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। नेक्स्ट है नंबर 71, राजनीतिक दल अनिवार्य है, यह कथन किसका है? यह कथन है लॉर्ड जॉइस का। नेक्स्ट है नंबर 72, राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य क्या है? तो राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य है सत्ता की प्राप्ति। नेक्स्ट है दल प्रणाली कितने प्रकार की होती है? तो दल प्रणाली 3 प्रकार की होती है, एक दलीय, दूसरा द्विदलीय और तीसरी बहुदलीय। एक दलीय प्रणाली के उदाहरण देश हैं चीन और रूस, द्विदलीय प्रणाली के उदाहरण देश हैं अमेरिका और ब्रिटेन। इसी तरीके से बहुदलीय प्रणाली के उदाहरण देश हैं भारत और स्विट्जरलैंड। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 74, प्रजातंत्र में जनता व शासन के बीच संबंध स्थापित करता है। तो राजनीतिक दल प्रजातंत्र और जनता के बीच में, प्रजातंत्र और जनता में शासन के बीच संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट है विशेष हितों से बने शक्ति संगठन जो अपने सदस्यों के हितों की रक्षा हेतु सार्वजनिक हित को प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ऐसे समूह जो है वो दबाव समूह कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, राजनीतिक दल व दबाव समूह में प्रमुख अंतर क्या है? तो राजनीतिक दल जो होते हैं वो सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जबकि जो दबाव समूह होते हैं वो केवल अपने हितों को प्रभावित करना चाहते हैं, अपने हितों को मनवाना चाहते हैं, वे सत्ता प्राप्त करना नहीं चाहते। नेक्स्ट है दबाव समूह को माइनर विनर ने क्या संज्ञा दी है? तो दबाव समूह को माइनर विनर ने हित समूह की संज्ञा दी है। दबाव समूह को किसने अज्ञात साम्राज्य कहा? एक ऐसा साम्राज्य जो अज्ञात है, किसने कहा है? ई फाइनर ने कहा है। नेक्स्ट है 79, दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य है सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करना। नेक्स्ट है 80, भारत में प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत अपनाया गया है? तो भारत में वयस्क या सार्वभौमिक मताधिकार का सिद्धांत जो है वो अपनाया गया है। भारत में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? तो वर्तमान में भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष है, लेकिन इससे पहले ये 21 वर्ष थी, जिससे संविधान में 61वां संविधान संशोधन करके 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट है 82 नंबर, प्रतिनिधित्व की पद्धतियाँ कितने प्रकार की हैं? तो यह 2 प्रकार की हैं, पहली है प्रत्यक्ष और दूसरी है अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट है नंबर 83, प्रत्यक्ष निर्वाचन का उदाहरण है। तो भारत में संसद में होने वाले चुनाव व अन्य कुछ और चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन के उदाहरण हैं। इसी तरीके से अप्रत्यक्ष निर्वाचन का उदाहरण है तो भारत में राष्ट्रपति, राज्यसभा व विधान परिषद के चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है नंबर 85, निर्वाचन क्षेत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक सदस्यीय और दूसरा बहुसदस्यीय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व की कौन सी पद्धतियाँ हैं? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति और सूची पद्धति, ये दोनों ही अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने वाली पद्धतियाँ मानी जाती हैं। नेक्स्ट है 87, कोटा का सूत्र क्या है? तो निश्चित मत संख्या बराबर मतों की संख्या बटे सदस्यों की संख्या में 1 जोड़ना है और उसके बाद जो उत्तर प्राप्त होगा उसमें 1 जोड़ना है। इस तरीके से हमें कोटा का सूत्र प्राप्त होता है। नेक्स्ट है नंबर 88, पंथ निरपेक्षता लैटिन भाषा के सिक्युलर से बना है, जिसका अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है सांसारिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, दबाव समूह की विशेषता क्या है? तो दबाव समूह की विशेषता है कि ये सर्वव्यापक प्रकृति की है। सर्वव्यापक प्रकृति से मतलब ये है कि दबाव समूह लगभग हर शासन व्यवस्था में कम या ज़्यादा सक्रियता के साथ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है नंबर 90, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के जनक हैं। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के जनक हैं थॉमस हेयक, इसीलिए इसे हेयक प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हेयक प्रणाली का संबंध है, तो हेयक प्रणाली का संबंध है एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। नेक्स्ट है नंबर 92, संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है, यह कथन किसका है?
यह कथन है विलोबी महोदय का। नेक्स्ट है नंबर 93, संसदात्मक शासन प्रणाली में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? तो वैधानिक संप्रभु इसमें राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है नंबर 94, डेमोक्रेसी शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है? तो यह दो शब्दों डेमोस और क्रेसिया से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 95, लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है कथन किसका है? तो यह कथन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का है। नंबर 96, लोकतंत्र के कितने भेद या रूप हैं? तो लोकतंत्र के दो रूप हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधात्मक। नेक्स्ट नंबर 97, जब शासन जनता के चुने प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। और जब जनता जो है वो प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है तो उसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं नंबर 98, स्थानीय सरकारों की केंद्र पर होती है। क्या होता है, किस में होता है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था में होता है। स्थानीय सरकारें जो होती हैं वो एक केंद्र में ही स्थापित होती हैं, ये होता है एकात्मक शासन व्यवस्था में। नेक्स्ट है नंबर 99, विशाल राज्यों के लिए कौन सी जो व्यवस्था है वो ज़्यादा उपयुक्त है शासन व्यवस्था? तो इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था विशाल राज्यों के लिए अधिक उपयुक्त पाई जाती है। तो ये है हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, किस शासन व्यवस्था में उत्तरदायित्व की अनिश्चितता रहती है? तो यह संघात्मक शासन व्यवस्था है, इसमें उत्तरदायित्व की अनिश्चितता रहती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमने अपने 100 प्रश्न जो हैं वो पूरे कर लिए हैं। पहले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे भी ज़रूर देखें। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और अपने सपनों की ओर कदम कदम चलते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।